सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके सन 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने साइंस का सॉल्यूशन कराया था। पिछला सेकंड पार्ट आपने साइंस का नहीं देखा, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सन 2016, सन 2017 और सन 2017 के द्वितीय बार के पेपर की तीनों ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे हिंदी का जो है 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या सुलेख के द्वारा। तो ये जो है वो वर्णमाला के द्वारा जो है भाषा का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप देखते हैं जो सीखने की स्टार्टिंग होती है वही हमारी जो है वो वर्णमाला से होती है। यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि रात्रि का जो है वो पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास यामिनी, विभावरी, रैन या सौदामिनी। तो इसमें नहीं है बताना, तो हमारा उत्तर नंबर दा जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो सौदामिनी होता है ये विद्युत यानी कि जो बिजली है उसका पर्यायवाची होता है। और बाकी बात करें रात्रि के पर्यायवाची की, तो ये यामिनी भी होता है, विभावरी भी होता है और रैन भी होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है हमारे पास अमुख, उन्मुख, सुमुख या निर्मुख। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बा यानी कि उन्मुख। ये जो है वो विमुख का विपरीतार्थक या कह सकते हैं विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास आंख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना और समय पर जागना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, होश में आना। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ ये होता है। अगला और लास्ट बहुविकल्पी हमारा अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अत्य, अत, अति या आ, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि अति। अत्यधिक शब्द में जो है वो प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो अति होता है। बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ऊंचा और चितेरा शब्द का जो है वो तत्सम रूप लिखना है। तत्सम हमारे जो है वो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव है वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो ऊंचा का जो है वो उत्साह जो है वो हमारा तत्सम हो जाएगा और चितेरा का जो है तत्सम वो चित्रकार हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये जो है वो सार्वजनिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल। पंक्ति में जो है वो प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें जो है वो उपमा अलंकार हो जाएगा। बात करें उपमा अलंकार की डेफिनेशन की, तो किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या क्रिया या स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से यानी कि समक्ष उसके ना मौजूद हो उससे समानता स्थापित की जाए, तो वही जो है हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो दे रखा है। एक और एग्जाम्पल की बात कर लें तो हरिपद कोमल, कमल से यहाँ पर जो हरि के पैर हैं उनको कमल के समान कोमल बताया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वीणा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला और लास्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 है चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो चतुर्दिक में जो है वो द्विगु समास होगा और यथाविधि में जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। चलिए बात करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो बात करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा भाषा शिक्षण में सरस्वर वाचन का क्या महत्व है। तो बात करें सरस्वर वाचन की, तो सरस्वर वाचन शिक्षण का वह चरण है जिसमें जो है बहुत से बालक या जो व्यक्ति है वो किसी भी लिखित भाग को जो है वो एक साथ पढ़ें या बोलें। सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में आपका सरस्वर वाचन और मौन वचन था, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ जो है वो जानी भी होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के जरिए समझें तो प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ बोलना, वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत से बालक जो होते हैं एक साथ जो है बोलते हैं, तो वही लिखा है कि किसी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें। आगे बात करें जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी जो ध्वनि संबंधी कमियां हैं और वाचन संबंधी जो त्रुटियां हैं उसका पता नहीं लग पाएगा।
तो त्रुटियों का पता लगाने पर भी उनका संशोधन संभव है, उससे पूर्व नहीं। तो यहाँ से आपको सरस्वर वाचन का जो है वो महत्व समझ में आ गया होगा और उसके साथ साथ जो सरस्वर वाचन होता क्या है वो भी जो है आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण हैं, संक्षेप में लिखिए। तो कारण की बात करें पॉइंट्स वाइज, तो पहला हमारा कारण है कि उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना। जब आपको यही नहीं पता है कि किस प्रकार किस वर्ण का उच्चारण किस बेस पर आपको करना है, किस प्रकार करना है, तो जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा तब तक जो है आप जाहिर सी बात है अशुद्धि करेंगे और जो चीज़ें हैं या जो उच्चारण है, वर्णों का उच्चारण है, उनको गलत करेंगे। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी जो है जब तक आपको बोलने का ज्ञान नहीं होगा या उच्चारण के जो साधारण नियम है वो नहीं ज्ञात होंगे तब तक जो है आप सही उच्चारण जो है वो नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धि करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है हक लाना व तुतलाना, ये भी जो है वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि है उसके कारण के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा कम सुनना। जब आप सुनेंगे कम तो आपको ज्ञान ही जब कम होगा तो जाहिर सी बात है आप जो सही चीज़ें हैं उसको बोलने में जो है वो कठिनाई महसूस करेंगे या जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि हैं उनको करेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, जो कि हमने पहले ही पॉइंट में समझा। पांचवा हमारा पॉइंट है किसी ध्वनि का लोप कर देना। लोप क्या होता है हमारा अभाव, या कह सकते हैं ना रहने का भाव, जिसे हम कहते हैं कार्यों का लोप होना। इसको जो है हम यूज़ भी करते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डिसअपीयरेंस। अगला पॉइंट हमारा 6 कि किसी ध्वनि को उलट पुलट देना, और सातवां लास्ट है ध्वनि का सही ज्ञान ना होना इत्यादि। तो ये सभी जो है वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल जो है वो किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कहानी कहलवाने से विद्यार्थी जो है उनका संकोच दूर होता है, उनकी कल्पना व जो चिंतन शक्ति है उसका भी विकास होता है, क्योंकि कहानी से जो है बच्चों में इंटरेस्ट आता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी तरफ से भी नए नए जो विचार होते हैं उसको प्रकट करते हैं, तो कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा था तो उसके आधार पर विद्यार्थियों में कहानी जो है वो 2 प्रकार से कहलवाई जा सकती है। पहला है पहले जो विद्यार्थी हैं वो कहानी की पुस्तकों को पढ़ें तथा दूसरों से सुने, फिर पुनः अपने शब्दों में कहानी लिखें। और दूसरा तरीका हो सकता है कि दूसरे रूप में कहानी से संबंधित कुछ चित्र विद्यार्थियों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाए और चित्रों को देखकर जो है वो विद्यार्थी कहानी पढ़े। ये हमारी एक एक्टिविटी के अंतर्गत भी आ जाता है। तो कह सकते हैं कि उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन में कौशल विकसित किया जा सकता है। कहानी लेखन जो है टोटल 3 प्रकार से कराया जा सकता है। पहला है सुनी हुई या पढ़ी हुई कहानी लिखवा कर, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, जैसे कि पूरा एक पैराग्राफ लिखा है कोई कहानी, उसमें बीच बीच में जो है खाली जगह छोटी है तो वहाँ पर आपको जो है वो भरना होता है। ऐसा आपको इंग्लिश में जो है वो देखने को मिलता भी है। तीसरा है हमारा समस्या की पूर्ति द्वारा। तो ये सभी जो है कहानी लेखन के प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक को सोदाहरण सहित संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो कारक की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 टोटल भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसके साथ साथ जो विभक्ति होती हैं जो इसमें प्रयोग होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पर, इस टाइप से। तो बात करें अपादान कारक को पूछा है तो अपादान कारक की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से अलग होने की भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अगर आपको विभक्ति पता होगी तो आप इसको लिख भी सकते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है जिसका भाव है अलग होने, डरने और शर्माने से है। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृक्ष से जो पत्ता गिर रहा है वो उससे अलग हो रहा है, अलग होने का भाव यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार मैं शेर की दहाड़ से डर गया, और से विभक्ति चिन्ह हमने अभी आपको ऊपर बताया भी कि अपादान में यूज होती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि वाक्य में प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह जो है वो कब प्रयोग किए जाते हैं, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हमने सन 2017 का जो हिंदी का सॉल्यूशन कराया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी कि सभी
सब्जेक्ट के जो पेपर सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो 14 था, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए, वहाँ पर जो है ये प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक दोनों को जो है वो बताया था। तो अगर वहाँ पर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर वाले पेपर में जो है इसको बता चुके हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सन 2016 सन 2017 दोनों के ही सभी पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और सन 2017 के द्वितीय बार के पेपर जो हम करा रहे हैं कुछ टाइम बाद जो है वो भी आपको सभी पेपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर की बात करें तो प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कि कार्य प्लस आलय में जो है कार्यालय मिलकर बनता है, तो इसमें जो आलय है वो हमारा प्रत्यय होता है। और लिखा भी आगे कि आलय के कार्य के बाद जोड़ दिया गया। और उपसर्ग क्या होता है, उसमें जो है शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जैसे कि पालन से पहले अनु जोड़ देने से जो है अनुपालन बन गया। तो यहाँ पर जो अनु है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 18, आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता जो है वो कैसे विकसित की जा सकती है, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पठन या वाचन के प्रति छात्रों की रुचि को विकसित करना प्रारंभिक स्तर से ही अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ना ही जो है उनके इंटरेस्ट में नहीं आएगा तो वो चीज़ों को सीखने से जो है वो कतराएंगे। तो पठन या वाचन जो है दोनों ही जो है किसी भी छात्र में जो है उसके अंतर्गत रुचि होना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। रुचि के बिना बच्चे जो है वो पठन यानी कि वाचन में प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते, जो कि हमने अभी आपको बताया। इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। बच्चों में पठन की आदत का विकास करने के लिए निम्न विधियाँ उपयोगी हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहला है हमारा अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है। पहले उनके स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का, स्वरों के बाद जो है वो व्यंजन का जो है वो उच्चारण करना सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वर्णों का ज्ञान कराते समय शब्दों के चित्र भी दिखाए जाते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो उसमें इंटरेस्ट लें यानी कि रुचि लेते रहें। अगला है हमारा कविता विधि। बच्चे कविता अथवा गीत को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, जैसा कि आप भी देखते हैं। शिक्षक कक्षा में कविता का गायन शैली में वाचन कर सकता है, फिर बच्चों को भी अनुसरण करने के लिए कह सकता है, क्योंकि गायन से शैली जो होती है उसमें जो है छात्रों को जो है आकर्षित किया जा सकता है। तीसरा हमारा है कहानी लेखन। कहानी सुनने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है, अतः शिक्षक को इस विधि को अपनाते हुए चार्ट अथवा चित्रों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों में जो है बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लें। और चौथा पॉइंट है हमारा वर्णोच्चारण विधि। इसमें क्या होता है, छात्रों के वाचन या पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को प्रत्येक वर्ण को जो है वो श्याम पट पर लिखना चाहिए। और लास्ट हमारी विधि है देखो और कहो विधि। इसके अंतर्गत बात करें तो इस विधि में सबसे पहले शब्द या संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर शब्दों का ज्ञान दिया जाता है, फिर चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है तथा चित्र का ज्ञान होने से जो है वो बालक आसानी से शब्दों को समझ लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो हिंदी का सेट है वो कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।